हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपीजी के नर्सिंग क्लासेस। तो इस क्लास में हम क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करेंगे। और जो ये क्वेश्चंस हैं ये पहले भी प्रीवियस एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा नहीं है इनमें से। फर्स्ट ऑप्शन है हिरार्की, डेलीगेशन, स्पैन ऑफ कंट्रोल या परवेजिवनेस। सो जो प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, देयर इज़ अ 6 प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, देयर आर 6 प्रिंसिपल। सो 6 प्रिंसिपल हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जो कि हेनरी फेयोल ने दिए थे 1947 में, जिनमें से हिरार्की, डेलीगेशन, स्पैन ऑफ कंट्रोल, इंटीग्रेशन वर्सेस डिसइंटीग्रेशन, सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन, यूनिटी ऑफ कमांड, ये सब जो है प्रिंसिपल रहते हैं। सो ऑप्शंस में जो है परवेजिवनेस दिया है, जो कि राइट आंसर नहीं है। ठीक है, कोई प्रिंसिपल नहीं है ये ऑर्गेनाइजेशन का। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। परवेजिवनेस इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेवल ऑफ कन्वर्सेशन इन विच नो शेयरिंग ऑफ वन सेल्फ अकर्स। ऑप्शंस है लेवल 1 ओपन कन्वर्सेशन, लेवल 5 क्लिकी कन्वर्सेशन, लेवल 4 रिपोर्टिंग ऑफ फैक्ट, ऑप्शन डी स्पॉन्टेनियस कन्वर्सेशन। देखिए कन्वर्सेशन के जो हैं लेवल रहते हैं, जिसमें कि इन्होंने एक लेवल में से पूछा गया है कि वो कौन सा लेवल है जिसमें कि कुछ भी शेयर नहीं करता है कोई भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, जो कि अपने आइडियाज़ को, अपनी ओन सेल्फ्स को, अपने जो भी थॉट है उनको शेयर नहीं करता है, अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करता है। वो कौन से कन्वर्सेशन लेवल में आएगा? सो लेवल फर्स्ट में आएगा, लेवल 5 या लेवल 4 या फिर ऑप्शन डी। जो ओपन कन्वर्सेशन होती है, ये एक जो लेवल फर्स्ट दिया है ओपन कन्वर्सेशन, ये इमोशनली ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन होता है। इसमें ओपन कन्वर्सेशन से नाम से ही पता चल रहा है कि ओपनली कन्वर्सेशन होगी। ठीक है, एंड जो लेवल 5th है, इसमें पर्सन अपने बारे में कुछ भी कम्युनिकेट नहीं करता है, अपने बारे में जो है कॉन्फिडेंशियल रखता है, अपनी सारी फीलिंग्स को, है ना, अपने आइडियाज़ को, अपने फैक्ट को शेयर नहीं करता है। लेवल 4th में जो है ये रिपोर्टिंग ऑफ फैक्ट जैसे बताया है इसमें। सो इसमें शेयर किए जाते हैं फैक्ट, लेकिन अपने से रिगार्डिंग कोई फैक्ट जो है शेयर नहीं किए जाते हैं। सो यहाँ पे जो है नो शेयरिंग ऑफ वन सेल्फ अकर, सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। लेवल 5th क्लिकी कन्वर्सेशन में जो है पर्सन कोई भी अपने आइडियाज़, अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन द लीस्ट इंपॉर्टेंट टू अ नर्स मैनेजर। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि लीस्ट इंपॉर्टेंट नर्स मैनेजर का फंक्शन कौन सा इनमें से बहुत कम रहेगा, या फिर मान लीजिए कि होगा ही नहीं। इसमें ये पूछा गया है कि एक नर्स मैनेजर का क्या रोल रहता है, क्या फंक्शन रहता है, और लीस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है इनमें से। डिसीजन मेकिंग, मैनिपुलेटिंग पीपल, मॉनिटरिंग सबऑर्डिनेट, इफेक्टिव लीडिंग। देखिए डिसीजन मेकिंग जो है एक नर्स मैनेजर करती ही है, लेकिन मैनिपुलेट नहीं करती है लोगों को। वो मॉनिटर करेगी सबऑर्डिनेट्स जो है वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, केयर प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं, इफेक्टिव लीडिंग करना उसका काम रहेगा, लेकिन मैनिपुलेटिंग जो है वो नहीं करेगी लोगों को। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ये लीस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन रहेगा, या कह लीजिए कि ये फंक्शन होता ही नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम नर्सिंग रिकॉर्ड एंड थ्रू अदर एविडेंसेस अबाउट पेशेंट केयर इज कॉल्ड। क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप क्या कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हो नर्सिंग रिकॉर्ड से और अदर एविडेंसेस से। फॉर एग्जांपल पेशेंट की जो है फीडबैक लेके आपने डाटा कलेक्ट कर लिया, या फिर उसकी फाइल से, है ना, या फिर उसके फैमिली मेम्बर से आपने कन्वर्सेशन करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। सो इसे क्या कहेंगे आप, नर्सिंग ऑडिट कहेंगे, मेडिकल ऑडिट, या इंस्पेक्शन, या फिर एक्रीडिटेशन। देखिए नर्सिंग ऑडिट का मतलब होता है सिस्टमिक इवैल्यूएशन करना नर्सिंग रिकॉर्ड्स की, एविडेंसेस की, पेशेंट केयर के रिगार्डिंग। ठीक है, सो यहाँ पे जो है राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, नर्सिंग ऑडिट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th नंबर का। अ पब्लिक हेल्थ नर्स, एक पब्लिक हेल्थ नर्स है जो कि हेल्थ सेंटर में एक डिक्टेटर की तरह जो है बिहेव कर रही है और अपनी पोजीशन पावर जो यूजेस पोजीशन पावर, अपनी जो पोजीशन पावर है उसका यूज़ करके अपना काम कर रही है। शी मेक्स ऑल द डिसीजन, ठीक है, खुद से वो डिसीजन ले रही है, किसी भी सब ऑर्डिनेट को इन्वॉल्व नहीं कर रही है किसी भी डिसीजन मेकिंग में। ये किस टाइप का लीडरशिप स्टाइल रहेगा? ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, ब्यूरोक्रेटिक या लेजिस फेरे? देखिए, जो ऑटोक्रेटिक स्टाइल होता है इसमें जो लीडर होता है वो खुद ही अपने आप सारे डिसीजन मेकिंग करता है, एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है अपने सबऑर्डिनेट्स की, ठीक है। एंड डेमोक्रेटिक जो स्टाइल रहता है इसमें टीम को इन्वॉल्व किया जाता है ताकि जो भी डिसीजन मेकिंग की जाए वो टीम के इन्वॉल्वमेंट के साथ की जाए। एंड लेजस फेरे जो लीडरशिप स्टाइल है इसे हम डेलीगेटिव लीडरशिप स्टाइल भी कहते हैं। इसमें ग्रुप मेंबर को जो है वो अलाउ किया जाता है कि वो डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं खुद से, एंड लीडर कोई भी कंट्रोल नहीं करता है उनके ऊपर। सो यहाँ पे जो है जैसे इन्होंने बताया कि नर्स है और अपने आप से डिसीजन मेकर कर रही है, कोई किसी भी सब ऑर्डिनेट को इन्वॉल्व नहीं कर रही है। सो इस तरह के स्टाइल को हम कहेंगे ऑटोक्रेटिक। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है द लीडरशिप स्टाइल इन विच द लीडर अलोन डिटरमाइन पॉलिसीज एंड मेक्स प्लान। डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक, रिवॉर्डेड या लेजिस्लेटिव? तो आपको सबको पता चल गया होगा कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑटोक्रेटिक। क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कहा कि लीडरशिप स्टाइल जिसमें कि लीडर खुद ही डिटरमाइन कर रहा है, खुद ही बना रहा है पॉलिसीज और खुद ही प्लान को बना रहा है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑटोक्रेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीडरशिप इज इम्पॉर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लीडरशिप जो है इम्पॉर्टेंट रहती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस में। द फॉलोइंग आर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। तो कौन कौन से एलिमेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स रहेंगे लीडरशिप के रिगार्डिंग, एक को छोड़ के? ऑप्शन ए देयर मस्ट बी लीडर एंड फॉलोवर इन द ऑर्गेनाइजेशन। कैसा होना चाहिए कि एक लीडर होना चाहिए और फॉलोवर होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। द लीडर इज़ यूजली ऑटोक्रेटिक, के लीडर को ऑटोक्रेटिक होना चाहिए। देयर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द लीडर एंड द फॉलोवर। क्या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए पावर का लीडर और फॉलोवर्स के बीच में, या फिर लीडर कैन इन्फ्लुएंस द फॉलोवर बाय देयर बिहेवियर? सो देखिए यहाँ पे जैसे ऑप्शन ए जो स्टेटमेंट दी गई है कि लीडर जो है देयर मस्ट बी लीडर, ठीक है, लीडर होगा तभी तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सही से रन हो पाएगी। तो लीडर और फॉलोवर होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी सक्सेस में जो है ये रोल प्ले करते हैं। द लीडर इज़ यूजली ऑटोक्रेटिक। देखिए अगर ऑटोक्रेटिक एक लीडर होगा तो सही से जो है पर्सन जो भी टीम होगी वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगी, कोई कम्युनिकेशन ही नहीं होगा उनके बीच में। क्योंकि लीडर खुद ही अगर जितने भी डिसीज़न है वो खुद से लेगा, कंट्रोल रखेगा, तो जो भी उसके अंडर काम करेगा वो ज़्यादा इफ़ेक्टिवली वर्क नहीं कर पाएंगे। देयर इज़ अनइक्वल, देखिए अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा तो प्रॉपरली वर्क होगा, क्योंकि लीडर और फॉलोवर में कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए, राइट। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होना चाहिए और लीडर जो है उसे इन्फ्लुएंस, उसका बिहेवियर इस तरह का होना चाहिए ताकि वो इन्फ्लुएंस कर सके अपने टीम मेंबर्स को, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है ऑटोक्रेटिक लीडर नहीं होना चाहिए, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। एक्सेप्ट पूछा था तो बी जो है वो सही रहेगा, इसका आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ गिवन 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। देखिए अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किसने दिए थे? डैनियल फ्रूट ने, मैरी फॉलेट ने, हेनरी फॉयल या फिर फ्लोरेंस नाइटिंगेल? तो जो 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट थे वो दिए थे हेनरी फॉयल ने। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसने दिए हैं तो वो भी हेनरी फॉयल ने ही दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू फैक्टर थ्योरी, मोटिवेशन, हाइजीन थ्योरी भी कहते हैं इसे, मैनेजमेंट की थ्योरीज हैं ये किसने दी थी? फ्रेडरिक हेर्ट्ज़बर्ग ने, डब्ल्यू एडवर्ड डीमिंग ने,
फ्रेडरिक टेलर ने या एल्टन मायो ने? सो टू फैक्टर थ्योरी या फिर मोटिवेशन हाइजेन थ्योरी जो है मैनेजमेंट की, वो दी थी फ्रेडरिक ने। ठीक है, यहाँ पे फ्रेडरिक जो है, टू वर्ड्स दिए हैं, एक तो फ्रेडरिक हर्जबर्ग एंड फ्रेडरिक टेलर। तो आपको याद रखना है, हर्जबर्ग जो थे उन्होंने दी थी टू फैक्टर थ्योरी, फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी स्ट्रेसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ चेंज विद इन ऑर्गेनाइजेशन? कौन सी थ्योरीज जो है वो इम्पॉर्टेंट चेंज लेके आती है ऑर्गेनाइजेशन में? न्यू क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी, सिस्टम थ्योरी या फिर चेयर्स थ्योरी? सो सिस्टम थ्योरी जो है ये इम्पोर्टेंस ऑफ चेंज लेकर आती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ये एम्स 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन गाइडिंग थ्योरी एक्सप्लेन दैट राइटनेस और रॉन्गनेस ऑफ एन एक्शन डिपेंड्स ऑन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एक्शन? देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया है वो कौन सी थ्योरी है जिसमें राइटनेस एंड रॉन्गनेस के बारे में बताया गया है कि अगर आप राइट एक्शंस लेते हैं, रॉन्ग एक्शन लेते हैं, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस में है यूटिलिटेरियन, ऑप्शन बी डियो डोंटोलॉजिकल, नॉन मेलिफिसेंस या बेनिफिसेंस। सो यूटिलिटेरियन जो थ्योरी है इसे हम एथिकल थ्योरी भी कहते हैं, जिसे जेरमी बेथम ने दिया था। और इस थ्योरी में बताया गया था कि अगर आप राइट एक्शंस लेते हैं तो उससे आपकी हैप्पीनेस प्रमोट होती है, और अगर आप रॉन्ग एक्शंस लेते हो तो वो अगेंस्ट हैप्पीनेस हो जाता है। ठीक है, इस थ्योरी में जो है राइटनेस एंड रॉन्गनेस ऑफ एक्शन के बारे में बताया था कि अगर आप राइट या रॉन्ग एक्शंस लेते हो तो उसके वो डिपेंड करता है उसके कॉन्सिक्वेंसेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एथिकल प्रिंसिपल विच शोज ऑब्लिगेशन टू टेल द ट्रूथ इज? सो यहाँ पे जो है कुछ एथिकल प्रिंसिपल्स होते हैं। ऑप्शन ए ऑटोनोमी, वेरासिटी, फिडेलिटी, बेनिफिसेंस। सो जो ये टर्म दी गई है, विच शो ऑब्लिगेशन टेल द ट्रूथ, टेल द ट्रूथ जो टर्म है ये वेरासिटी को इंडिकेट करता है। वेरासिटी का मतलब होता है ट्रुथ। ठीक है, एंड ऑटोनोमी जो दिया गया है यहाँ पे, ऑटोनोमी का मतलब है खुद के डिसीजन लेना, ओन डिसीजन लेना। ठीक है, राइट टू मेक ओन वंस ओन डिसीजन। एंड फिडेलिटी जो है, फिडेलिटी का मतलब होता है कोई भी प्रॉमिसेस करना। बेनिफिसेंस का मतलब होता है पॉजिटिव एक्शन सोचना औरों के लिए, ताकि लाइक हेल्प करें दूसरों की, इस तरह के थॉट्स रखना। सो ऑब्लिगेशन टू टेल द ट्रूथ जो है ये वेरासिटी के अंदर आता है। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक्नॉलेजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉय इज थ्रू द वे ऑफ। देखिए, कोई भी एम्प्लॉय है उसकी परफॉर्मेंस को किस तरह से एक्नॉलेज करना है, इसे क्या कहा जाता है? सेल्फ असेसमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, रिवॉर्ड या एप्रिसिएशन। सो किसी भी एम्प्लॉय की अगर एक्नॉलेज करनी है, परफॉर्मेंस को जो है एक्नॉलेज करना है, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है उसके थ्रू हम परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकते हैं। इसमें पीरियोडिक फॉर्मल इवेलुएशन की जाती है कि किस तरह से जो एम्प्लॉय है वो परफॉर्म करता है, उसकी ड्यूटीज़ किस तरह से वो करता है। तो हम एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को एक्नॉलेज करने के लिए परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेशनल नेग्लिजेंसी इज लीगली टर्म्ड एज? ऑप्शन ए क्राइम, असॉल्ट, माल प्रैक्टिस या स्लैंडर।
प्रोफेशनल नेग्लिजेंसी पूछा है यहाँ पे कि क्राइम के अंदर आएगा, असॉल्ट, माल प्रैक्टिस या सिलेंडर। सो प्रोफेशनल नेग्लिजेंसी जो है ये माल प्रैक्टिस के अंडर आता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉस्पिटल हैज़ टू कीप एमएलसी रिकॉर्ड अप टू। हॉस्पिटल में जो एमएलसी रिकॉर्ड होते हैं ये कब तक रखे जाते हैं? 1 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर या 15 ईयर? जो हॉस्पिटल में पेशेंट के एमएलसी रिकॉर्ड रखे जाते हैं वो 10 ईयर्स के लिए रखे जाते हैं। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पिरिट द कॉर्प्स रेफर्स टू। जो एस्पिरिट द कॉर्प्स है इसका मतलब क्या होता है? सेंस ऑफ अचीवमेंट, सेंस ऑफ ह्यूमर, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, सेंस ऑफ मोरालिटी। सो एस्पिरिट टू द कॉर्प्स जो है ये सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस को रेफर्स करता है। इसका मतलब होता है कि प्रमोशन करना, टीम स्पिरिट में, और जो ये सेंस स्पिरिट द कॉर्प्स है ये 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में से है। सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर रहेगा, सेंस ऑफ बिलोंगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोर्स ऑफ इनकम इन बजटिंग टर्म इज कॉल्ड। सोर्स ऑफ इनकम जो है बजट में, जो बजटिंग करते हैं इसमें, उसे क्या कहा जाता है? कैपिटेशन, कैश फ्लो, प्रॉफिट या रेवेन्यू? सो सोर्स ऑफ इनकम इन बजटिंग जो है इसे कहा जाता है रेवेन्यू। कैपिटेशन का मतलब होता है फिक्स्ड, ठीक है, जो कि मंथली प्री अरेंज्ड मंथली पेमेंट्स होती हैं उसे कहा जाता है कैपिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टॉकिंग एडिक्वेट नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ स्टोर सो दैट द रिक्वायर्ड मटेरियल इज अवेलेबल व्हेनेवर नेसेसरी इज। क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्टॉक में रख रहे हो जो भी चीज़ें आपको चाहिए, एडिक्वेट नंबर में रख रहे हो काइंड ऑफ स्टोर, ताकि जो भी मटेरियल रिक्वायर्ड रहे आपके लिए वो आप जब चाहे तब यूज़ में ले सकें। इसे क्या कहा जाएगा? रिप्लेसमेंट, प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज या इन्वेंट्री कंट्रोल? सो इसे कहा जाता है इन्वेंट्री कंट्रोल। आपने पढ़ा होगा ये इन्वेंट्री कंट्रोल के बारे में। इन्वेंट्री कंट्रोल एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें स्टॉक्स में जो है मटेरियल को रखा जाता है ताकि सफिशिएंट अमाउंट में जो है स्टॉक रखने से बाद में जब भी ज़रूरत पड़े तब आप उसे यूज़ में ले सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंट केयर मेथड इन विच पेशेंट केयर एरिया प्रोवाइड वेरियस लेवल ऑफ केयर। ऑप्शन ए टीम नर्सिंग, ऑप्शन बी प्रोग्रेसिव पेशेंट केयर, ऑप्शन सी केस मेथड, ऑप्शन डी प्राइमरी नर्सिंग केयर। क्वेश्चन में पूछा गया है पेशेंट केयर मेथड जिसमें कि पेशेंट केयर एरियाज को प्रोवाइड किया जाता है वेरियस लेवल ऑफ केयर में। इसे क्या कहा जाएगा? टीम नर्सिंग, प्रोग्रेसिव पेशेंट केयर, केस मेथड या प्राइमरी नर्सिंग केयर? सो इसे कहा जाता है प्रोग्रेसिव पेशेंट केयर। प्रोग्रेसिव पेशेंट केयर जो है इन्हें इंटरमीडिएट केयर भी कहा जाता है या स्टेप डाउन यूनिट्स भी कहा जाता है।
जिसमें कि अकॉर्डिंग टू पेशेंट हेल्थ, उसकी पेशेंट जैसे पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा अगर सीवियर है तो उसे हम आईसीयू में रखते हैं। देन उसके बाद जब उसकी हेल्थ में कुछ सुधार आता है उसके बाद हम उसे जनरल यूनिट में रखते हैं। देन उसको डिस्चार्ज प्रोवाइड कर देते हैं। सो इस तरह से जो है लेवल ऑफ केयर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इसे कहा जाता है प्रोग्रेसिव पेशेंट केयर, जिसे हम इंटरमीडिएट केयर या फिर स्टेप डाउन यूनिट्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्पस ऑफ रिक्रूटमेंट इज टू। जो रिक्रूटमेंट किए जाते हैं उसके पर्पस क्या रहते हैं? प्रोवाइड अ पूल ऑफ पोटेंशियली क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर जॉब, interview and promote the candidate, do staff promotion and training, minimize labor turnover in the organization. सो रिक्रूटमेंट जो रहता है, जो रिक्रूटमेंट का पर्पस है उसका मतलब ही ये है कि जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट है उन्हें जॉब प्रोवाइड की जाए। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, प्रोवाइड अ पूल ऑफ पोटेंशियली क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर जॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिविजुअल हु डू नॉट मेक डिसीजन until they are of all aware of all defect pertaining to a certain situation are called। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि डिसीजन मेकिंग नहीं लेते हैं जब तक वो अवेयर ना हो जाए सभी फैक्ट से रिलेटेड। जब तक उन्हें सब कुछ पूरी बात पता नहीं चलती है तब तक वो डिसीजन मेकिंग नहीं लेते हैं कुछ सर्टन सिचुएशंस में। तो उन पर्सन्स को क्या कहा जाता है? इंट्रोवर्ट, ओपन माइंडेड, एक्सट्रोवर्ट या फिर जजमेंटल। देखिए, जो ओपन माइंडेड लोग होते हैं वो कुछ नई नई चीज़ें जो है ट्राई करते रहते हैं और लोगों को सुनते हैं, नए नए आइडियाज़ को एक्सप्लोर करते हैं और कोई भी डिसीज़न मेकिंग नहीं लेते हैं जब तक वो अवेयर ना हो जाए सभी फैक्ट से रिलेटेड। ठीक है, जब तक उन्हें सब कुछ पता नहीं चल जाता है तब तक वो कोई भी डिसीज़न नहीं लेते हैं। सो ऑप्शन बी, ओपन माइंडेड जो है वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट स्वॉट एनालिसिस फॉर डिसीजन मेकिंग? एस इज फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू इज फॉर वीकनेस, ओ इज फॉर अपॉर्चुनिटी, टी इज फॉर टाइम। इनकरेक्ट बताना है इनमें से आपको, स्वॉट में से। सो एस का मतलब जो है स्ट्रेंथ, वो सही है कि स्ट्रेंथ, एंड डब्ल्यू जो बताया है वीकनेस के लिए वो भी राइट है, एंड ओ इज़ फॉर अपॉर्चुनिटी, लेकिन टी इज़ फॉर थ्रेट्स के लिए जो है टी बताया गया है, ना कि टाइम के लिए। तो ऑप्शन डी जो है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कम्युनिकेशन इन विच मैनेजर इंटरेक्ट विद मैनेजर। ठीक है, कम्युनिकेशन कर रहे हैं मैनेजर जो है वो मैनेजर के साथ इंटरेक्शन कर रहा है। फिजिशियन एंड ग्रुप्स ऑफ पीपल इन अदर डिपार्टमेंट्स in the organization who are not at the same level in the hierarchy as them is called। कम्युनिकेशन हो रहा है, मैनेजर जो है मैनेजर्स के साथ में इंटरेक्शन करते हैं। फिजिशियन एंड ग्रुप्स ऑफ पीपल जो है आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं जो कि सेम लेवल की हिरार्की नहीं है। तो इस तरह की कम्युनिकेशन को क्या कहा जाएगा? वर्टिकल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, डायगोनल कम्युनिकेशन या फिर अपवर्ड कम्युनिकेशन। सो इस तरह के कम्युनिकेशन को कहा जाता है डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन जो है इसमें हायर एंड लोअर सेक्टर कम्युनिकेशन होता है। जैसे फिजिशियन और ग्रुप ऑफ पीपल है,
इन दोनों के बीच का जो कम्युनिकेशन रहेगा उसे कहा जाएगा डायगोनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सर्जिकल पेशेंट इन हिज यूनिट हैज़ अ फॉल फ्रॉम हिज बेड। ठीक है, एक पेशेंट है, सर्जिकल यूनिट में है, वो अपने बेड से गिर जाता है, सेकेंड पोस्ट ऑप डे है उसका, एक्सीडेंटली एंड फीडिंग ट्यूब डिसलॉज्ड फ्रॉम द नोज। ठीक है, उसके नोज से जो है जो फीडिंग ट्यूब है वो भी डिसलॉज्ड हो गई है। और असेसमेंट द पेशेंट वाज लुकिंग इरिटेबल। जब असेसमेंट करी जाती है तो पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा इरिटेबल है एंड रिपोर्टेड पेन इन द एरिया ऑफ सर्जिकल इंसिजन। और वो पेशेंट जो है कह रहा है कि उसके सर्जिकल इंसिजन में पेन हो रहा है। द अबव मेंशन्ड इशू वाज टू बी डॉक्यूमेंटेड। जितने भी उसने इशू बताए उसे उन सबको डॉक्यूमेंट कर दिया गया था as an unusual event as it occurred at the healthcare facility. Being a nurse, which of the following report do you consider in reporting? अब आपको कौन सा जो रिपोर्ट है वो रिपोर्टिंग करनी है, आपको कौन सी जो फाइंडिंग है, जो पर्सन बता रहा है, जो आपने असेसमेंट किया, उनमें से कौन सी चीज़ आपको रिपोर्ट करनी है। एम्प्लॉय इंसिडेंट रिपोर्ट, ऑफेंस इंसिडेंट रिपोर्ट, पेशेंट इंसिडेंट रिपोर्ट या फिर शिफ्ट इंसिडेंट रिपोर्ट। जब भी कोई एक्सीडेंटल एक्टिविटी हो जाती है, कोई भी जिस तरह से पेशेंट जो है फॉल हो गया या फिर एक्सीडेंटली उसकी फीडिंग ट्यूब जो है वो डिसलॉज हो जाती है, तो उस दौरान जो है पेशेंट इंसिडेंट्स रिपोर्ट जो है वो कंसीडर करी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है पेशेंट इंसिडेंट रिपोर्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग अ परफॉर्मेंस अप्रेजल इफ द हेड नर्स कमिट एन एरर इट इज कॉल्ड। ड्यूरिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है एक नर्स हेड नर्स जो है वो एरर कमिट्स कर रही है, इसे क्या कहा जाएगा? हॉर्न इफेक्ट कहा जाएगा या फिर हेलो इफेक्ट या पेयर कंपैरिजन या सेंट्रल टेंडेंसी एरर। सो हेलो इफेक्ट जो है वो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। जब परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हुए बहुत सारे एरर्स करे जाते हैं बाय द सुपरवाइज़र तो उसे कहा जाता है हेलो इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस दैट enables one to access a nurse or a physician via telephone or computer is called telehealth, e-medicine, quality assurance, distant consultation। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें जिसमें नर्स या फिजिशियन से आप फ़ोन पे या कंप्यूटर पे बात कर रहे हो उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे कहा जाता है टेली हेल्थ, ऑप्शन ए। जब आप किसी भी टेलीफोन या फिर कंप्यूटर के थ्रू नर्स या फिजिशियन से बात करते हो उसे कहा जाएगा टेली हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कमीशन और ओमिशन। कमीशन और omission act that a reasonably prudent person would have performed in a similar situation, thus causing harm to another person, is called negligence, libel, slander या assault। सो ऑप्शन ए नेग्लिजेंस जो है ये राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप ऑफ प्लानिंग। कौन सा स्टेप जो है प्लानिंग का नहीं है? ब्रीफिंग, एग्जीक्यूशन, स्ट्रेटेजिक, हेल्थ केयर प्लानिंग, नीड्स आइडेंटिफिकेशन।
सो ऑप्शन बी एग्जीक्यूशन जो है वो प्लानिंग का स्टेप नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रुप स्ट्रेंथ एंड ग्रुप बाउंडिंग दैट होल्ड द ग्रुप मेंबर टुगेदर thereby sustaining them are together known as group structure, group goals, cohesiveness या temporal change। So group strength and group bounding that hold the group member। ठीक है, इन्होंने क्वेश्चन में पूछा गया था कि ग्रुप स्ट्रेंथ और ग्रुप बाउंडिंग जो होती है, बॉन्डिंग जो होती है आपस में, वो क्या करती है, ग्रुप मेंबर्स को आपस में जोड़ के रखती है। thereby sustaining them are together known as। तो इस तरह की ग्रुप कोहेशन को क्या कहा जाएगा, सोशल कोहेशन जो होती है इसे कहा जाता है ग्रुप कोहेसिवनेस, जिसमें एक बॉन्ड जो है, लिंक होता है मेंबर्स के बीच में। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिनोमिनन ऑफ नर्स रिस्पेक्टिंग अ patient right to make decision about his health and healthcare is called। जब खुद के बारे में जो है डिसीजन मेकिंग करनी होती है अपनी हेल्थ एंड हेल्थ केयर के रिगार्डिंग, तो उसे क्या कहा जाएगा, ह्यूमन डिग्निटी, इंटीग्रिटी, ऑटोनॉमी या अल्टोरिज्म। सो ऑटोनॉमी जो है इसे कहा जाता है राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ऑटोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपीरियंस्ड नर्स इंट्रोड्यूसिंग एन एम्प्लॉय टू न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज थ्रू टीचिंग एंड गाइडेंस इज कॉल्ड। एक एक्सपीरियंस नर्स है जो कि एम्प्लॉय को इंट्रोड्यूस करवा रही है न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनसे थ्रू द टीचिंग और गाइडेंस के थ्रू जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ समझा रही है एम्प्लॉय को, उसे क्या कहा जाएगा, मेंटोरशिप, प्री रिसेप्टरशिप, प्रोफेशनलिज्म या लीडरशिप। सो प्री रिसेप्टरशिप जो है एक टर्म है जो कि एक्सपीरियंस्ड पर्सनस के लिए दी गई है, जो कि एक्सपीरियंस्ड पर्सन इंस्ट्रक्ट करते हैं, गाइड करते हैं किसी भी पर्सन को उसकी ड्यूटीज़ या स्किल्स के रिगार्डिंग पर्टिकुलरली फील्ड में, उसे कहा जाता है प्री रिसेप्टरशिप। ठीक है, प्री रिसेप्टरशिप जो है ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीडर अज्यूमिंग कंप्लीट कंट्रोल ओवर द डिसीजन एंड एक्टिविटीज ऑफ द ग्रुप इज कॉल्ड। सो ऑप्शन सी ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्ट्रेटजीज एक्सेप्ट कोलैबोरेटिंग, रेजिस्टेंस, स्मूथिंग या अवॉइडिंग। सो ऑप्शन बी रेजिस्टेंस इज द राइट आंसर। एक्सेप्ट पूछा था कंप्लीट रेजोल्यूशन स्ट्रेटजी से, सो रेजिस्टेंस जो है कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्ट्रेटजीज में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है VED स्टैंड फॉर वैल्यूएबल, एसेंशियल, डिज़ायरेबल, वैल्यूएबल, एस्टिमेटेड, डिज़ायरेबल, वाइटल, एसेंशियल, डिज़ायरेबल, वाइटल, एस्टिमेटेड, डिज़ायरेबल। VED जो है एक टेक्निक है इन्वेंट्री कंट्रोल में यूज़ में ली जाती है, जिसमें वाइटल आइटम्स रखे जाते हैं, इसेंशियल आइटम्स और डिज़ायरेबल आइटम्स को रखा जाता है। सो वाइटल, इसेंशियल एंड डिज़ायरेबल, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। सो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।